गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कुबला खान ख़त्म करी थी एंड इन दिस लेक्चर टुडे वी विल रीड फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, दैट इज़ ऑल्सो रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज के बारे में हम काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं पहले से, तो अब कोई ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत है नहीं। तो अब सीधे के सीधे हम बात करते हैं अबाउट द पोइम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, तो ये पोइम है वो 1798 में लिखी गई थी एंड इट वाज पब्लिश्ड विद सम अदर पोइम्स फ्रांस, दैट इज सब टाइटल एन ऑड। मतलब कि फ्रांस नाम की एक कविता थी, उसका सब टाइटल था एन ओड। ठीक है, और दूसरी कविता थी फियर्स इन सॉलिट्यूड। तो ये एक कविता है जो कि 1798 में लिखी गई थी एस.टी. कॉलरिज के में। तो हम जब कविता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुबला खान में और फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में किस तरह से दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग तरह की स्टाइल हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस पोइम वाज रिटन, द पोइम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स के बारे में मैंने पहले बता दिया है जब पिछले साल हम बात कर रहे थे, या फिर हम देखें कि बहुत बार मैंने सोलोलकी बताया है, मेटाफर बताया है, सिमिली बताया है, ब्लैंक वर्स भी बताया है मैंने और बाकी चीज़ें, लिरिक्स भी बताया है, इपिक के बारे में भी मैंने बात करी है। तो इन चीज़ों के जब बारे में हम बात कर रहे थे तो उस समय एक बात मैंने ब्लैंक वर्स के बारे में भी बताई थी कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। तो ब्लैंक वर्स इज़ ए पोइम रिटन इन iambic pentameter, but there is no particular or not specific rhyme scheme। मतलब कि इसकी जो लाइंस होती हैं वो अनराइम्ड होती हैं एंड कविता का मीटर क्या होता है, iambic pentameter होता है। ठीक है, तो इसके साथ यदि हम और थोड़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो जब कविता पब्लिश करी थी 1798 में, तो इसके साथ एक बहुत बड़ा किताब था या फिर एक बहुत बड़ा वर्क था जो कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। वो कौन सा था, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। लिरिकल बैलाड नाम का एक था जो कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कोलाबोरेशन में लिखा गया था। जब हम रोमांटिक लिटरेचर की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इस बुक के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो कविता है, ये कविता की शुरुआत में या फिर कविता के थीम की बात करें तो ये है कि आदमी का जो चाइल्डहुड है वो गांव में बीतना चाहिए। ये जो राइटर हैं हमारे एस.टी. कॉलरिज, इनका चाइल्डहुड वो है गांव में नहीं बीता था। ठीक है, तो उस कविता में कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि ही इज़ विशिंग फॉर हिज सन। और हार्टले नाम का इनका बेटा था एस.टी. कॉलरिज का, जो कि ठीक है, तो वो चाहते थे कि हार्टले का जो बचपन है वो कहाँ गुजरे, कंट्री साइड में गुजरे, ताकि वो क्या सीख सके, नेचर के बारे में सीख सके। क्योंकि प्रकृति की गोद में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, अननोइंगली आप बहुत सारी चीज़ें क्या करते हो, सीख सकते हो। इन दिस पोइम ही बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर प्रेजेंट इन द नेचर, और नेचर को फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गॉड भी मानता है ये। ठीक है, इसके साथ साथ वो कहता है कि नेचर इज़ ए ग्रेट कंफर्टर एंड नेचर टीचर्स ऑल व्हाट वी नीड टू नो। हमें वो सारी चीज़ें सिखा देती है जो जिन चीज़ों की हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो 1795 से लेके 1807 या 8 तक एस.टी. कॉलरिज ने कुछ पोइम्स लिखी हैं। उन पोइम्स को कन्वर्सेशन पोइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पोइम हम पढ़ रहे हैं, ये कन्वर्सेशन पोइम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पोइम हम पढ़ रहे हैं वो एक तरह की क्या है, कन्वर्सेशन पोइम है। तो कन्वर्सेशन पोइम के बारे में हम बात करें तो ये है कि ये दो तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, एक चीज़ होती है इसकी स्टाइल और दूसरा क्या होता है, कंटेंट। अब हम देखते हैं कि एक
मोनोलॉग होता है, ठीक है। तो मोनोलॉग में हम क्या बात करते हैं कि मोनोलॉग का कंटेंट देखते हैं हम, नहीं उसका स्टाइल देखते हैं कि पोएम लिखने का क्या है, स्टाइल कैसा है। कंटेंट की बात नहीं करते कि कंटेंट कैसा है, वो किसकी बात कर रहा है, क्या है, सुखी है या दुखी है। तो ठीक है, तो यहाँ दो तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं, एक तो होता है कंटेंट और दूसरा क्या होता है, पोइट्री लिखने का स्टाइल। तो अब देखते हैं हम सोनेट की हम बात करें तो उसमें 14 लाइन होती हैं, फिर उसमें राइम स्कीम होता है, उसमें वोल्टा होता है, उसमें सिजोरा होता है, या फिर उसमें ऑक्टेव होता है, सस्टेट होता है। तो ये एक स्टाइल की बात हो गई है, कंटेंट की बात नहीं कर रहा है कि इसका सब्जेक्ट मैटर है क्या होता है। लेकिन हम बात करें इलीजी की बात करें तो इलीजी में क्या होता है, इलीजी में हम कंटेंट देखते हैं, इलीजी में हम देखते हैं कि राइटर दुखी है या सुखी है, ठीक है। उसी तरह से हम ओड की बात करें, ठीक है, तो ओड में हम देखते हैं कि उसमें दो तरह की चीज़ें देखती जाती हैं, एक तो स्टाइल देखा जाता है और दूसरा कंटेंट भी देखा जाता है। स्टाइल देखते हैं कि उसमें क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ओड का कि उसका जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, सीरियस होता है। तो हम बात करें यदि कन्वर्सेशन पोइम्स की बात करें तो ये क्या होता है, दो तरह का होता है, इसमें दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इनका वेरिएशन किस तरह से करा जाता है या फिर इसका इवॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा कि कोई पोइम एस.टी. कोलरिज की कोई पोइम कन्वर्सेशन पोइम है या नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें देखी गई थी, एक देखी गई थी इसकी लैंग्वेज और दूसरा क्या देखा गया, इसका कंटेंट। लैंग्वेज में हम देखेंगे कि इसका स्टाइल कैसा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी याद रखनी है कि किस तरह से पोइम को हम एनालाइज करेंगे या फिर किस तरह से हम कन्वर्सेशन पोइम को पहचान पाएंगे कि ये कन्वर्सेशन पोइम है या नहीं है, ठीक है। तो एस.टी. कोलरिज की नियर अबाउट 8 पोइम्स आर कंसिडर्ड कन्वर्सेशन पोइम्स। तो ये सही नहीं है या फिर ये कोई फिक्स नहीं है कि ये वाली पोइम कन्वर्सेशन पोइम है ही। इन्होंने एक कैटेगरी बनाई है, ठीक है। कैटेगरी किसने बनाई है, मैकलिन हार्पर नाम का एक आदमी था जिसने 1928 में कोलरिज का ही एक वर्क था, उसके सबटाइटल को उठाया उन्होंने। द नाइटिंगेल नाम से एक कविता थी जिसका सबटाइटल था ए कन्वर्सेशन पोइम, ठीक है। तो यहीं से ये टर्म निकल के आई है, ठीक है। तो इसका जो स्टाइल होता है, स्टाइल में ये बात करता है कविता की लैंग्वेज की, ठीक है। तो कविता की लैंग्वेज एकदम से क्या होती है, कन्वर्सेशन के जैसी होती है, ठीक है। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कैसी होती है, कन्वर्सेशन जैसी होती है, जैसे वो किसी से क्या कर रहा है, संवाद कर रहा है। तो हम देखते हैं संवाद के रूप में हम देख सकते हैं कि मोनोलॉग में भी वो क्या करता है, एक संवाद करता है। तो ये क्या है, एक स्टाइलिस्टिकल डिफ्रेंशिएशन करने की तरीका हो गया है। उसके बाद में कंटेंट की बात करें तो कंटेंट कहता है कि इट एग्जामिन्स हायर आइडियाज ऑफ नेचर एंड मोरलिटी। इसमें नेचर की बात करी जाती है कन्वर्सेशन पोइम में और मोरलिटी की बात करी जाती है। इट मेडिटेट ऑन नेचर एंड द मेंस प्लेस इन नेचर। ये प्रकृति की बात करता है, प्रकृति का इंसानों के साथ संबंध और प्रकृति में इस इंसान का अस्तित्व है, इसकी भी बात वो करता है, ठीक है। इन दीज पोएम्स दे गिव द आइडियाज ऑफ वन लाइफ का मतलब यहाँ होता है कि ए बिलीफ दैट पीपल आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड थ्रू ए यूनिवर्सल रिलेशनशिप विथ ईच अदर। एक आदमी दूसरे आदमी से क्या है, यूनिवर्सल कनेक्शन के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि रोमांटिक पोइट्री जो थी वो क्या थी, ट्रेडिशनल जो व्यू पॉइंट्स थे उनके से थोड़ा सा क्या थी, अलग थी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century romantic poets challenge the traditional way of looking on nature and relationship between nature, and they also laid a new relationship between human being and nature. तो
उन्होंने नेचर की सबलिमिटी की बात करी, प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते की बात करी, एंड इंसान की हैसियत क्या है उसकी भी बात करी। तो ये बात करते हैं कि कन्वर्सेशन पोएम की यदि हम बात करें तो इसमें हमें देखते हैं कि इंसान को इंसान इस दुनिया का पार्ट समझा गया है। ठीक है, इस दुनिया में वो चीज़ें आपस में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एम.एच. अब्राम्स ने भी एक बार लिखा था कि द वर्ल्ड इज लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिसिपेट टुगेदर एंड दैट इज आवर वर्ल्ड। यही हमारा दुनिया है। ठीक है, तो वन लाइफ वाली बात यदि हम करें तो वही है कि इस दुनिया में जितने भी जिंदा लोग हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, प्रकृति है, ये आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और यही क्या है, इसके कन्वर्सेशन पोएम्स का क्या है, कंटेंट है। तो कन्वर्सेशन पोएम जो हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोएम्स को कन्वर्सेशन पोएम्स से समझा जाता है। ठीक है, तो द इलोइन हार्फ जो कि 1796 में लिखी गई थी। दूसरा पोएम देखेंगे हम तो है दिस लाइम ट्री बोर माई प्रिजन, फ्रोस्टेड मिडनाइट, और बहुत सारी कविताएं हैं। कुछ कविताएं हैं फियर्स इन सॉलिट्यूड, द नाइटिंगेल जिसका सब टाइटल है, ये कन्वर्सेशन पोएम यहीं से हमारा टाइटल निकल के आया है। ये टाइटल किसने दिया था, मैकलिन हार्पर ने 1928 में। रिजेक्शन जिसका सब टाइटल क्या है, एन ऑड। और एक कविता और थी जिसको भी सब टाइटल ये कन्वर्सेशन पोएम समझा जाता है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें जाननी थी किसके बारे में, कन्वर्सेशन पोएम्स के बारे में जाननी थी। तो हमारा जो पोएम है वो भी क्या है, एक कन्वर्सेशन पोएम है। तो बाकी चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आपको कुछ मुख्य चीज़ें जो याद रखने के लिए हैं वो है कन्वर्सेशन पोएम्स कौन कौन सी हैं, कन्वर्सेशन पोएम्स किसके द्वारा, ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी, ये कहाँ से ली गई है, और कौन कौन सी कविताएं इसमें शामिल हैं, ये तो मैंने बता दिया है। और ये भी देखना है कि ये है क्या एक्चुअली। तो मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं, ये स्टाइल और कंटेंट की बात करता है। तो इसका स्टाइल क्या होता है, इसका जो लैंग्वेज होता है वो कन्वर्सेशन के जैसा होता है, आपस में संवाद करने जैसा होता है। और कंटेंट के बारे में बात करी तो ये नेचर की बात करता है, इंसान का नेचर के प्रति अफेक्शन है उसकी बात करता है। और कुछ बातें हैं जो और हैं वो है एल्ट्रुइज्म की बात करता है। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि हमें हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हमें इंसानों की खुशी की बात करनी होती है, इसके साथ साथ हमें किसकी भी बात करनी होती है, एनिमल्स के बारे में भी हमें खुशी की बात करनी चाहिए। ठीक है, ये एंटोनिम ऑफ सेल्फिशनेस का है कि सेल्फिशनेस से अलग बाहर निकल के हम देखें तो क्या होता है, हमें बाकी दुनिया के बारे में भी परवाह करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस कविता के कंटेंट में पाई जाती हैं। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, बाकी मैं कविता कल पढ़ लेंगे।